अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, आप सबके खैरियत से हो? जी, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कल जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब छोटे छोटे एरियाज रह गए हैं। डिस्काउंट का एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे टॉपिक का नाम था अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट्स एंड मिसलेनियस एरियाज। मिसलेनियस एरियाज का मतलब होता है छोटे मोटे टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, अ, तो अब हमारे पास, ठीक है, ये जो है टॉपिक्स हैं छोटे मोटे एरियाज, ये कंप्लीट करेंगे हम। अच्छा, मिड्स का सिलेबस आप लोग पूछ रहे हैं। मिड्स में आपके 3 चैप्टर्स आए। ये 2 टॉपिक्स आएंगे अभी आपके, ठीक है। टॉपिक 1 कंप्लीट और टॉपिक 2। इंशाल्लाह हम मिड्स तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों डिसऑनर चेक्स। डिसऑनर चेक्स क्या होता है समझ लो। डिसऑनर चेक ये होता है, these are the checks received from customers where subsequently bank refuses to make payment due to not sufficient funds or otherwise। आसान डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई बच्चों, डिसऑनर चेक का आसान लफ्जों में मतलब ये है, डिसऑनर चेक का मतलब है ऐसा चेक जो बैंक एक्सेप्ट ना, या इंग्लिश में कहें तो चेक्स नॉट एक्सेप्टेड बाय बैंक। अगर एक चेक बैंक के पास पेश किया जाए और बैंक उस चेक को एक्सेप्ट ना करे, उसके ऊपर अमाउंट गलत थी, साइन गलत थे, कोई भी वजह हो जाए, बैंक कहता है कि यार ये चेक जो है ना, इसके अगेंस्ट आपको इसको इस चेक को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं? डिसऑनर्ड चेक। यानी कि बैंक ने इस चेक को ऑनर नहीं किया, ये इसलिए क्या बन गया? डिसऑनर्ड चेक। बैंक ने इस चेक को एक्सेप्ट नहीं किया, ऑनर नहीं किया इस चेक को, इसलिए क्या बन गया? डिसऑनर्ड चेक बन गया। ऐसा चेक जो बैंक एक्सेप्ट ना करे। अब होता यह है कि अक्सर औकात जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर बिजनेस को चेक देते हैं। कस्टमर से बिजनेस को क्या मिलता है? चेक रिसीव होता है। जब बिजनेस को कस्टमर से चेक रिसीव होता है ना, तो बिजनेस अपने पास एंट्री कर लेता है डेबिट बैंक, लेट्स सपोज 100 का, और क्रेडिट कर लेता है फॉरेन से ट्रेड रिसीवेबल्स। चेक रिसीव होते साथ ही बिजनेस क्या करता है? ये एंट्री पास कर लेता है अपने पास। इसके बाद, चेक रिसीव होने के बाद बिजनेस क्या करता है? इस चेक को क्या करता है? इस चेक को रिसीव हो गया, इस चेक को बाद में क्या करता है? इस चेक को किसी अपने छोटे को भेजता है कि यार इसको जाओ और बैंक में डिपॉजिट करा लो। ठीक है, फिर जब ये चेक डिपॉजिट के लिए जाता है, इस टाइम पे क्या होता है? अक्सर औकात क्या होता है? चेक चेक हो जाता है डिस ऑनर। डिस ऑनर का मतलब बैंक इस चेक को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये चेक डिपॉजिट के टाइम पर, ठीक है, एट टाइम ऑफ चेक डिपॉजिट, अगर ये चेक अगर डिपॉजिट करवाने गए और हमें पता चला कि ये चेक डिस ऑनर हो गया है, यानी कि बैंक ने इस चेक को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस चेक के अगेंस्ट आपने ये जो एंट्री रिकॉर्ड की थी,
इस एंट्री को आपको क्या करना होगा, इस एंट्री को आपको रिवर्स करना होगा, इस एंट्री को आपको फिर क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। पहले आपने रिकॉर्ड किया था कि ऐसे बैंक में पैसे आ गए और रिसीवर्स में से पैसे माइनस, रिसीवर्स आपने खत्म कर दिया। हालांकि कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि जब ये चेक डिसऑनर हो गया इसका मतलब है आपके बैंक में कोई पैसे नहीं आएंगे। तो आपको रिवर्सल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यानी कि बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस किया था उसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा, और रिसीवर्स को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इससे ट्रेड रिसीवर्स को डेबिट करेंगे। सही है, ये है डिसऑनर चेक की, ये है डिसऑनर चेक का कॉन्सेप्ट। अगर एक चेक डिसऑनर हो जाए फ्रॉम कस्टमर से, तो फिर क्या करेंगे, रिसीवर्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर भी अगर आप अपने नोट्स को रेफर करो तो उधर भी यही बात कर रहे हो। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवर्स क्रेडिट, और सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, याद रखना। और अगर बाद में वो चेक जो कस्टमर से मिला था वो डिसऑनर हो जाए, यानी कि बैंक इसको एक्सेप्ट ना करे, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप बैंक को डेबिट किया था तो उस बैंक को रिवर्स करो, यानी कि उस बैंक को क्या कर लो, क्रेडिट कर लो, और रिसीवर्स को क्रेडिट किया था उसको क्या कर लो, डेबिट करके दोबारा से रिकॉर्ड कर लो, यानी कि ऊपर जो एंट्री पास की थी उस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये है डिसऑनर चेक का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग फॉर एडवांसेस, अकाउंटिंग फॉर एडवांसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कैश सेल, कैश सेल में जो होता था ना, टाइम ऑफ सेल एंड टाइम ऑफ पेमेंट इज सेम। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं, कैश सेल में जो टाइम ऑफ सेल होता है वही टाइम ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि जिस दिन टाइम ऑफ सेल होता है उसी दिन टाइम ऑफ पेमेंट होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में क्या होता था, टाइम ऑफ पेमेंट इज आफ्टर टाइम ऑफ सेल। पहले टाइम ऑफ सेल आता है, उसके बाद आता है टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि पहले आपका एक टाइम होता है जिसमें आप गुड्स डिलीवर करते हो, गुड्स डिलीवर करते हो, जिस दिन गुड्स डिलीवर होने हैं वो आपका टाइम ऑफ सेल होना है, और आपको फिर पेमेंट जो है वो बाद में मिलती है, पेमेंट आपको बाद में मिलती है। ठीक है, पहले दिन आता है जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करते हो और पेमेंट आपको बाद में मिलती है, इसे आप कहते थे क्रेडिट सेल, जिसके अंदर टाइम ऑफ पेमेंट क्या होता है, इस आफ्टर टाइम ऑफ सेल, जिसमें टाइम ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सेल से बाद होता है। यहाँ पे एंट्री होती थी, याद रखो, कैश सेल के अंदर सेल क्रेडिट और डेबिट करते थे, कैश या बैंक। यहाँ पर क्या होता है, सेल क्रेडिट होती है, डेबिट होता है ट्रेड रिसीवेबल, और फिर पेमेंट जब रिसीव होती है कैश या बैंक जो है डेबिट हो जाता है, और ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है, क्रेडिट होकर खत्म हो जाता है। कैश सेल और क्रेडिट सेल तो आप लोगों को आता है।
ठीक है जी। इनको हम कर लेते हैं जी। ये आप लोगों को आता है, कैश सेल भी आती है, क्रेडिट सेल भी आती है। सही है। अच्छा, एक जो चीज हमने आज पढ़नी है वो है सेल अगेंस्ट एडवांस। अक्सर वो क्या क्या होता है कि आप एडवांस में पेमेंट करते हो, यानी कि गुड्स हासिल करने से पहले पेमेंट करते हो, गुड्स हासिल करने से पहले पेमेंट करते हो। तो कुछ कंपनीज होती हैं पैसे एडवांस में लेती हैं, बाद में सामान बेचती हैं, पैसे एडवांस में लेती हैं, बाद में गुड्स डिलीवर करती हैं। इसे कहते हैं सेल अगेंस्ट एडवांस। इसके अंदर क्या होता है जी, टाइम ऑफ पेमेंट इज बिफोर, टाइम ऑफ पेमेंट इज बिफोर टाइम ऑफ सेल। टाइम ऑफ पेमेंट पहले आता है टाइम ऑफ सेल से, यानी कि पहले, अब यहाँ पे तो पहले टाइम ऑफ सेल आया था ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे टाइम ऑफ पेमेंट आया था। यहाँ पर पहले आया करेगा टाइम ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगी, और फिर आपके पास बाद में आएगा टाइम ऑफ सेल, जिस दिन आप क्या करोगे, उनको गुड्स डिलीवर करोगे। एडवांस में पहले किसी तारीख पे पैसे लोगे, और टाइम ऑफ सेल फिर टाइम ऑफ पेमेंट को फॉलो करेगा, यानी कि टाइम ऑफ सेल बाद में आएगा। ऐसा अगर सीन बन जाए तो इसे कहते हैं सेल अगेंस्ट एडवांस। इस सिनेरियो को बच्चों हम कहते हैं सेल अगेंस्ट एडवांस, सेल अगेंस्ट एडवांस। अच्छा, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एंट्री सीख लो। सेल अगेंस्ट एडवांस में पेमेंट रिसीव हो रही है, अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कैश या बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रही है, कैश या बैंक ऐड करना है, तो कैश या बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मगर क्रेडिट क्या करें, यहाँ पर क्रेडिट हम सेल्स नहीं कर सकते, सेल्स को रिकॉर्ड जो याद रखना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा कि सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते? टाइम ऑफ पेमेंट पे सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा? अभी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए, इलियास का मैसेज आया मुझे, अभी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए। यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट कहता है इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब इनकम अर्न हो जाएगी। इनकम उस दिन अर्न होनी है जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर करने हैं। यहाँ पर एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट है, इनकम उस दिन रिकॉर्ड करनी है जिस दिन अर्न हो जाए। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते तब तक आपने अपनी जिम्मेदारी, अपना हक अदा नहीं कर दिया, तब तक आप सेल नहीं बना सकते। वेरी गुड। तो सेल तब बनानी है जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। पीछे इतना ज्यादा वक्त लगाने का एक सिर्फ ये मतलब था, ठीक है, हमारा एक चैप्टर पीछे है मिड से, मगर कोई बात नहीं, टाइम लगता है, मगर वक्त लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाई आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको हर चीज पे ग्रिप होनी चाहिए जो हम आगे कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ सेल पर सेल बुक होगी जिस दिन गुड्स डिलीवर होएगा, जब तक टाइम ऑफ सेल नहीं आएगा सेल क्रेडिट नहीं होगी, और ये एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना है, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना है। तो हम ये कहते हैं कि क्रेडिट, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आपके ऊपर यहाँ पे एक लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, जब एक बंदे ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, आपके ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी आ गई कि आपने फ्यूचर में उसको गुड्स डिलीवर करने हैं। एक बंदा जब तक मुझे एडवांस में पैसे दे नहीं देगा तब तक जिम्मेदारी नहीं है, मगर अगर एक बंदे ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने उसको गुड्स डिलीवर करने हैं। तो मुझे अपनी एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, मुझे अपनी एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। ये लाइबिलिटी मेरे
ऊपर क्यों क्रिएट की जा रही है, ये लाइबिलिटी मुझे क्यों बनाई जा रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी क्यों बना रहा हूँ, इसकी वजह ये है, ये लाइबिलिटी बनाने की वजह ये है कि लाइबिलिटी बनाने की ये वजह है कि मुझे कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए, और जब कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, जब कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है कि मैंने कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने हैं। इसलिए मैं अपनी क्या करूंगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा। फिर मेरा सवाल पैदा होता है कि इस लाइबिलिटी का नाम क्या रखे। हर लाइबिलिटी का मुख्तलिफ नाम है। लोन की वजह से जो लाइबिलिटी जनरेट होती है, उस लाइबिलिटी का नाम है लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट लेने की वजह से जो लाइबिलिटी जनरेट होती है, उस लाइबिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। उधार पर गुड्स परचेज करने से जो लायबिलिटी जनरेट होती है, उसे कहते हैं ट्रेड पेएबल्स। इस लायबिलिटी का नाम क्या रखें, तो हम देखते हैं इस लायबिलिटी को जनरेट किस वजह से किया है। ये लायबिलिटी इसलिए जनरेट हुई है क्योंकि हमने एडवांस रिसीव किया था। तो हमने इस लायबिलिटी का नाम डाल दिया एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी। इस लाइबिलिटी का नाम ही हमने क्या डाल दिया, एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी जनरेट इस वजह से हो रही है कि आपने एडवांस ले लिया, या सिंपल आप एडवांस लाइबिलिटी भी कह सकते हो। एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी, क्योंकि आपने एडवांस रिसीव किया, तो इसलिए एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी आप क्या कर लोगे, क्रेडिट कर लो। फिर एक दिन आएगा, फिर एक दिन आएगा जिस दिन आप उस बंदे को गुड्स डिलीवर कर दो। ये वो दिन होगा जिस दिन आप सेल्स खुशी खुशी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो फिर आपका सवाल पैदा होगा कि फिर आप डेबिट क्या करेंगे सर, डेबिट क्या करेंगे। भाई जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, उस दिन आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है। तो वो जो आपने लाइबिलिटी जनरेट की थी ना, एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी की, उस एडवांस रिसीव लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म करेंगे, और सेल्स को क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे जिस दिन गुड्स डिलीवर कर देंगे। क्योंकि जब गुड्स डिलीवर कर दिए, तो जिम्मेदारी उतर गई, जिम्मेदारी खत्म हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए लाइबिलिटी खत्म कर देंगे डेबिट करके। ये है भाई हमारा सिंपल सा सिनेरियो। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ताकि हमें और अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 14 है, 1 जनवरी एडवांस ऑफ ₹10 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। 10 रुपए एडवांस रिसीव कस्टमर से, ये है हमारे पास टाइम ऑफ पेमेंट। और ये है 10 जनवरी को हमने क्या किया, गुड्स ऑफ ₹10 वो डिलीवर टू कस्टमर, ये है हमारे पास टाइम ऑफ सेल। क्योंकि जिस दिन गुड्स डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, वो हमारे लिए टाइम ऑफ सेल है। उन्होंने कहा अकाउंटिंग एंट्रीज पास करें। टाइम ऑफ पेमेंट पे हम तो ये कहेंगे कि भाई देखो, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रही है, इसलिए कैश या बैंक जो है वो तो 10 से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट कर लेंगे। और हम इसके बाद क्रेडिट कर लेंगे अपने पास एडवांस रिसीव, और ये हमारे पास क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। फिर जब टाइम ऑफ सेल आया, यानी कि ये एंट्री 1 जनवरी की है। अब 10 जनवरी को जब टाइम ऑफ सेल आया, तो आपने ₹10 के गुड्स डिलीवर भी कर दिए कस्टमर्स को। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेल अब हम क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे 10 से। और हम कहेंगे कि वो जो एडवांस था, जो हमारी जिम्मेदारी थी, वो एडवांस लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई, तो एडवांस लाइबिलिटी जो है वो डेबिट कर लेंगे, खत्म कर देंगे, और सेल्स हम क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई परेशानी। चलो वेरी गुड। चलो एक्टिविटी नंबर 15 है, ये आप जरा रीड करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, एक्टिविटी नंबर 15 में उन्होंने कहा ₹600 बीइंग 30% एडवांस वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वाई। 10th जनवरी को गुड्स वर डिलीवर्ड टू कस्टमर वाई एंड रिसीव्ड द रिमेनिंग पेमेंट। अच्छा, 1 जनवरी को क्या हुआ, आपने 30% एडवांस दिए और 10th जनवरी को आपने कंप्लीट गुड्स डिलीवर किए हैं, ठीक है, और आपको रिमेनिंग पेमेंट भी मिल गई है, ठीक है। यानी कि एक आइटम है, तो आपने कितने रुपए, ये 600 जो है ना, ये बीइंग 30% एडवांस है। इसको मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ट्रीट करते हैं। इसको हम कह लेते हैं, एक्टिविटी 15 है। अच्छा, आप ये देखो, आप कहोगे भाई देखो 30% और 100%। अच्छा, अगर परसेंटेज सेल जो है ना, सेल है और एक एडवांस। अगर सेल 100 रुपए की है और एडवांस आप 30% देते हो, तो एडवांस कितना हो जाएगा, 30। अगर सेल 100 रुपए की है और उसके लिए एडवांस 30 का दिया है, तो एडवांस 30 हो जाएगा। इसको अब मैं ऐसे करता हूँ, रुपीस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 600 जो है ये एडवांस दिए, तो असल में सेल्स कितनी है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x into 30 इज इक्वल टू 600 into 100। तो x की वैल्यू मेरे पास आती है, भाई कोई बता सकते हैं टोटल सेल कितने की है। 600 into 100 डिवाइडेड बाय 30। 2000। 2000 की असल सेल्स थी, असल सेल्स थी 2000 की। देखो, अब 2000 का 30% लोगे तो 600 आएगा, 2 3 6, 2000 का 30% 600। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कह लेता हूँ, दोबारा सुनो, मैंने इसको ऐसे किया, मैंने कहा अगर सेल 100 रुपए की होती और 30% एडवांस दिया होता, तो एडवांस 30 रुपए होते। अब अगर रुपीज में है, तो उन्होंने हमें 600 गिवन है जो कि 30% एडवांस है, तो मैंने कहा एक्स यानी कि फुल सेल प्राइस कितनी होगी, इसको सॉल्व किया, मेरे पास 2000 आ गया। ये 2000 की टोटल सेल्स थी, जिसमें से आपने 30% जो है एडवांस दिया था 1 जनवरी को। यानी कि अब आप मुझे समझ आ रही है, सेल है 2000 की, उसमें से 1 जनवरी को आपने 30% पे किया था, यानी कि आपने 600 पे किया था। और उन्होंने कहा रिमेनिंग पेमेंट कस्टमर से रिसीव हुई है 10th जनवरी से, और 10th जनवरी को हमें फिर 70% रिसीव होगा, 2000 का 70% ले लो, या आप कह लो कि 600 तो पहले रिसीव हो चुका है ना, तो 2000 - 600, 1400 जो है हमें रिसीव होगा 10th जनवरी को। टोटल सेल आपकी 2000 की है, रिसीव ऑन 1 जनवरी है 600, और रिसीव्ड ऑन 10th जनवरी है हमारे पास 1400। ये बात सबको समझ आ रही है। 2000 रुपए की टोटल सेल थी, उसका 60% यानी कि 600 1 जनवरी को रिसीव हो गया, और बकाया पैसे जो 1400 रुपया बच जाएगा वो हमें 10th जनवरी को रिसीव होगा। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, एक्टिविटी नंबर 15 में। जिस दिन आपने एडवांस दिया, 1 जनवरी को आपको कितना एडवांस मिला, 600 का, हम कहेंगे 1 जनवरी को कैश लिख देते हैं 600 डेबिट, और हम क्रेडिट कर देंगे एडवांस, ठीक है ना, एडवांस लाइबिलिटी बनाएंगे ना, एडवांस लाइबिलिटी 600 से क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट और एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट। इसके बाद उन्होंने कहा 10th जनवरी को गुड्स वर डिलीवर टू कस्टमर वाई। 10th जनवरी को कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिए, कितने के, गुड्स वर डिलीवर टू कस्टमर वाई एंड रिसीव द रिमेनिंग पेमेंट। गुड्स कस्टमर को डिलीवर कर दिए कितने के, 1000 के, 2000 के,
तो सेल्स कितने की रिकॉर्ड होगी, जितनी एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स है 2000 से। एडवांस आपका खत्म हो जाएगा, एडवांस लाइबिलिटी जो है वो आपकी माइनस हो जाएगी 600 से। और इस दिन आपको कैश भी कितना रिसीव हो रहा है, 1400। और 1400 से आप क्या करोगे, अपना कैश रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि कैश भी आपको मिलना था 1400। तो 10 जनवरी को इस तरह से एंट्री होगी, एडवांस 600 से खत्म हो गया, डेबिट हो गया लाइबिलिटी जो थी, और कैश आपके पास 1400 से मजीद मिल गया 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को रिसीव होना था 1400। और सेल्स आपकी 2000 से रिकॉर्ड हो गई, क्रेडिट हो गई, क्योंकि सेल्स की एक्चुअल वैल्यू 2000 थी। ये सबको समझ आया है। एग्जाम एक्टिविटी नंबर 15, इसको गौर से देखो, इसमें दो सिनेरियोस मर्ज किए हैं हमने। इसमें हमने कैश सेल का सिनेरियो और एडवांस सेल का सिनेरियो मर्ज किए। चलो गुड। चलो एक्टिविटी नंबर 16 देखते हैं। 30% एडवांस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्थ ₹900। यहाँ पर अब बात समझने की जरूरत ये है कि इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, ये मैं आपको ना करके पहले दिखाता हूँ। पहले बताओ एडवांस कितना है, अगर सेल है तो सेल 100 होती है, उसका 30% एडवांस मिल रहा है, परसेंटेज। मगर अब ये जो 30% एडवांस है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्थ ₹900, ये गुड्स की टोटल वैल्यू है, ये टोटल प्राइस है, ठीक है, ये एडवांस प्राइस नहीं है। यहाँ पे 600 जो थी, ये एडवांस की वैल्यू थी। कैसे पता चला, अंग्रेजी से देखो, उन्होंने कहा 600 बीइंग 30% एडवांस, ये 600 30% एडवांस है। और यहाँ पे कहा 30% एडवांस मिला फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्थ 900, यानी कि 900 टोटल प्राइस है, उसका 30% मिला होगा। तो ये अब आप कर लो, सेल प्राइस अगर 900 है तो एडवांस कितना होगा, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आप लोगों ने पहले भी सीखी होगी। तो x इंटू 100 इक्वल्स टू 900 इंटू 30। x यानी कि एडवांस हमारे पास कितना आता है जी, 270। या डायरेक्टली आप 900 का 30% ले लो, 270 का अपने एडवांस है। Goods were delivered to customer Z. Remaining payment shall be received on 15th January. कस्टमर जी को 10th जनवरी को गुड्स डिलीवर किए, रिमेनिंग पेमेंट 15 जनवरी को मिलेगी। 15 जनवरी को कस्टमर जी मेड द रिमेनिंग पेमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर तीन डेट्स है, एक है 1 जनवरी, एक है 10th जनवरी, और एक है 15th जनवरी। 1 जनवरी को एडवांस पे किए, एडवांस रिसीव किए, कितना, 30%, यानी कि 270। 10th जनवरी को गुड्स डिलीवर कर दिए, मगर इस दिन रिमेनिंग पेमेंट नहीं मिली, 15 जनवरी को रिसीव करेंगे रिमेनिंग पेमेंट। भाई ध्यान से क्वेश्चन समझो, अगर कोई नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन्स के अंदर इश्यू है तो मुझसे समझ लो, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा, वो रिमेनिंग पेमेंट कितनी होगी, ऑब्वियसली 70%। निकाल लेते हैं 900 का 70%, 63, 630, ठीक है 630। अच्छा, जिस दिन 1 जनवरी को एडवांस रिसीव हुआ 270 रिसीव हुए ना पैसे, तो कैश जितना रिसीव हुआ 270 से डेबिट, और एडवांस लाइबिलिटी 270 से क्रेडिट। एडवांस लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड की और कैश भी रिकॉर्ड कर लिया। 10th जनवरी को जब हमने गुड्स डिलीवर किए, 10th जनवरी को जब हमने गुड्स डिलीवर किए, इस टाइम पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, इस टाइम पे हम कहेंगे भाई देखो,
सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रिकॉर्ड करने का मौका आ गया। सेल्स क्रेडिट हो गई पूरी 900 से। एडवांस खत्म करना होता है इस दिन, एडवांस लाइबिलिटी इस दिन खत्म करनी है। खत्म कितने से करनी है? जितने से क्रिएट की थी, 270 से क्रिएट की थी तो 270 से खत्म कर दी। और बैलेंसिंग फिगर ले लो, या आपको पता है भाई 900 और 270 है। 900 और 270 का डिफरेंस होता है 630। ये अभी तक रिसीव नहीं हुए। इस 630 को आपने 10 जनवरी को रिसीव नहीं किया, गुड्स डिलीवर कर दिए, मगर पैसा अभी तक 630 रिसीव नहीं हुआ। इसको कहाँ लिखेंगे? इस 630 से हम इंक्रीज कर लेंगे अपना ट्रेड रिसीवेबल। और 15 जनवरी को ये ट्रेड में पैसे रिसीव हो गए, तो कैश या बैंक जो भी है वो रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे 630। और वो जो अपना रिसीवेबल बनाया हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल, इसको माइनस कर लेंगे 630 से। हाँ भाई, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर है तो मुझसे पूछ लो। ये एक्टिविटी नंबर 16 है। कासिम, कहाँ से पिछला रिपीट करो, बता दो, कर दो तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये शुरू से जहाँ से आपने शुरू किया एक्टिविटी 16, ऊपर वाली भी अच्छा, रह गई थी एक्टिविटी 15। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना तुम। मैं तुम्हें 16 बताता हूँ, समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं, उसको रिकॉर्डिंग सुन लेना। एक्टिविटी 16 ये ठीक है है, सर। ठीक है। एक्टिविटी 16 ये है, देखो। 30% एडवांस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 वर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एक्स। कस्टमर एक्स ने वो गुड्स डिलीवर करने थे हमने 900 रुपये, तो गुड्स की प्राइस किया 900 रुपये। इसका 30% एडवांस जो है 1 जनवरी को रिसीव हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी को एडवांस रिसीव हुआ 970 का 30%, यानी कि 270 का एडवांस रिसीव हुआ। 10 जनवरी को हमने वो गुड्स डिलीवर कर दिए, यानी कि 900 रुपए के गुड्स जो थे वो हमने 10 जनवरी को डिलीवर किए। और उन्होंने कहा रिमेनिंग पेमेंट 15 जनवरी को रिसीव होगी। 900 रुपए के गुड्स थे, 30% 1 जनवरी को मिल गया। 10 जनवरी को 900 रुपए के गुड्स डिलीवर किए, और 15 जनवरी को बकाया पेमेंट रिसीव होगी। तो 15 जनवरी को कस्टमर जी ने रिमेनिंग पेमेंट कर दी, यानी कि 15 जनवरी पे रिमेनिंग पेमेंट कितनी रह गई होगी? 900 का 70%। यानी क्योंकि 900 का 30% तो आपको 1 जनवरी को ही मिल गया था, तो 900 का 70% जो है आपको 630 आपको रिसीव होना था 15 जनवरी में। अब मैंने एंट्रीज ऐसे की हैं, कैश को डेबिट किया 270 से, और एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी 270 से। ये हमने पढ़ा है, जब भी एडवांस रिसीव होगा तो कैश डेबिट करना और एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है। 10 जनवरी को जब आपने गुड्स डिलीवर करने हैं, तो गुड्स में सेल्स हमेशा फुल अमाउंट से बुक करनी है, जितनी फुल अमाउंट होती है। एडवांस को डेबिट करके खत्म करना है जितने से उसको क्रिएट किए। और अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बच जाए तो ये हमारी, क्योंकि रिसीव हो गई होती, तो हम कैश को डेबिट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन थी ना 15 में, वो पैसे 1400 रिसीव हो गए थे, तो हमने कैश को डेबिट कर लिया। ये 10 जनवरी को रिमेनिंग पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, इसलिए हमने 630 को रिसीवेबल्स में लिख लिया। और 15 जनवरी को जब वो पैसे रिसीव हुए तो हमने रिसीवेबल भी 630 से खत्म कर दिया, और कैश या बैंक डेबिट कर दिया 630 से। ये ट्रांजेक्शन हमने की। अच्छा, अब आ जाते हैं एक आखिरी एग्जांपल, एक्टिविटी नंबर 17 देखते हैं इस एरिया पे, जिसमें हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। जिसमें हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी। ध्यान से आप लोग पढ़ो जरा इसको, एक्टिविटी 17 पढ़ो जल्दी से।
एक्टिविटी 17 है 40% एडवांस फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स वर्थ ₹4,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वाई। अच्छा जी, गुड्स की वर्थ है 4,000। अच्छा, इसका मैं दूसरी तरह लिख रहा हूँ, बस दूसरी तरह, कंफ्यूज ना हो जाए। गुड्स की वर्थ है 4,000। इसका 1 जनवरी को एडवांस रिसीव हुआ है कितना? 40%। तो 4,000 का 40% क्या हो गया? 1,600। पहले तो सिचुएशन को एनालाइज करना ना, फिर देखते हैं। 10 जनवरी को क्या हुआ है? 10 जनवरी को गुड्स वर डिलीवर टू कस्टमर्स। नंबर वन, ये जो 4,000 के गुड्स थे, डिलीवर हो गए। गुड्स डिलीवर्ड। जिस दिन गुड्स डिलीवर होते हैं उस दिन सेल बुक होती है फुल अमाउंट। ठीक है जी, सेल रिकॉर्ड करो 4,000 से। इस दिन ये होगा। दूसरा काम क्या हुआ? उन्होंने कहा एक और काम हुआ। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड ऑन दिस डेट। जो 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट का मतलब ये है कि 4,000 का 1,600 आपको मिल चुका था 1 जनवरी को। तो 4,000 में से रिसीव हो गया था 1,600। तो अमाउंट ड्यू थी आपकी, अमाउंट आपकी ड्यू आ गई 2,400। इस 2,400 में से 50%, इस 2,400 में से 50% यानी कि कितना? ₹1,200। ये आपको रिसीव हो गया, रिसीव्ड ऑन दिस डेट यानी कि 10 जनवरी। ये आपको रिसीव हो गया 10 जनवरी। 40% advance for delivery of goods worth ₹4,000 was received from customer Y. Goods were delivered to customer Y. 50% of the amount due was received on this date, and remaining payment shall be received on 15th January. और बकाया पैसे कब मिलेंगे? 15th जनवरी पे। और 15th जनवरी पे, 15th जनवरी पे ये जो अमाउंट ड्यू थी ना 2,400 का, इसका बाकी 50% जो होगा वो रिसीव होगा यानी कि ₹1,200। ठीक है जी। पहले तो सिचुएशन देखो और सिचुएशन बताओ क्वेश्चन करने से पहले कि इसका ताल्लुक सिचुएशन का अकाउंटिंग के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कॉमन सेंस से कि आपने सिनेरियो समझना है क्या हो रहा है। सबको समझ आ गई बात? 4,000 के गुड्स थे, 1 जनवरी को 40% एडवांस रिसीव किए। ठीक है, 40%, 4,000 का 1,600 पैसे 1 जनवरी को मिले। 10 जनवरी को गुड्स डिलीवर कर दिए। उस दिन जो अमाउंट ड्यू थी उसका 50% रिसीव हुआ। ड्यू अमाउंट कितनी थी? 4,000 में से 1,600 तो पहले ही दे दिया था, तो रिमेनिंग अमाउंट थी यानी कि ड्यू अमाउंट थी 2,400। उसका 50% मिल गया यानी कि 1,200 रिसीव हो गया 1 जनवरी को। और बकाया पैसे, बकाया पैसे यानी कि बाकी का जो 50% था वो 15th जनवरी को रिसीव होगा 1,200। तो 1,600 रिसीव हो रहा है 1 जनवरी को, 1,200 रिसीव हो रहा है 10th जनवरी को, और 1,200 रिसीव हो रहा है 15 जनवरी को। और इस तरह आपके पास टोटल 4,000 रुपया रिसीव होगा। सही है, ये है सिनेरियो। अब इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे। 1 जनवरी को हम कहेंगे डेबिट हो गया कैश, या बैंक लिख लें कोई मसला नहीं, 1,600 से।
और एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, यानी कि बढ़ गई 1600 से। इसके बाद 10 जनवरी आया। 10 जनवरी को क्या एंट्री होगी? 10 जनवरी को जो एडवांस है वो खत्म करेंगे, एडवांस लाइबिलिटी खत्म करेंगे 1600 की, क्योंकि गुड्स जो डिलीवर कर दिए हैं 10 जनवरी को, गुड्स जो डिलीवर कर दिए इससे एडवांस लाइबिलिटी डेबिट करके खत्म कर दी 1600 से। इस दिन कैश कितना रिसीव किया? इस दिन कैश कितना रिसीव किया? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये कैश में डाल देंगे। और इस दिन सेल कितनी रिकॉर्ड करनी है? सेल कितनी रिकॉर्ड करनी है? 4000 रुपये की सेल तो उतनी अमाउंट से रिकॉर्ड हो गई जितनी एक्चुअल सेल्स होती है। 4000 से सेल्स क्रेडिट हो गई। अब यहाँ पे देखो तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही नहीं आता। सेल्स आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है 4000, और ये साइड जो है इसमें ये बन रही है आपके पास 3200। सॉरी, 3200 नहीं बन रही, ये साइड आपके पास बन रही है 2800। 2800। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? ट्रेड रिसीवेबल्स मिसिंग है। यस, जिस दिन आपने सेल कर दी उस दिन आप आपका रिसीवेबल्स पे हक बन गया था सारे के साथ। तो यहाँ पर जो 1200 है, यहाँ पर आप क्या करोगे? अपना इस दिन रिसीवेबल्स जनरेट कर लोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको आप रिकॉर्ड करोगे, डेबिट करोगे। और फिर क्या हुआ? 15 जनवरी को कस्टमर वाई ने रिमेनिंग पेमेंट भी कर दी। तो 15 जनवरी को आपने जो रिसीवेबल बनाया था वो ट्रेड रिसीवेबल माइनस करोगे 1200 से, और 1200 से रिकॉर्ड कर लोगे आप अपना कैश। तो ये आपके इसका सोल्यूशन है, एक्टिविटी नंबर 17। अब अगर आपका इसमें कोई सवाल है मुझसे तो पूछ लें। क्लियर है आपको? चलो ठीक है। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं एडवांस पेड एसेट, ठीक है? एडवांस पेड एसेट इंशाल्लाह कल करते हैं। हाँ, कल नहीं बल्कि सैटरडे को, सैटरडे, हाँ फ्राइडे को रहने देते हैं, सैटरडे को कर लेते हैं, ठीक है? इसको आप देख के आइएगा। इंशाल्लाह सैटरडे को हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे विद एमसीक्यूज। विद एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह सैटरडे को ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।